सो हेलो गाइस, आप सभी लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हेमंत सिंह। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कांति एकेडमी और हारे के सहारा बैच में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हीट पंप। जो है हीट पंप मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा दिया था, लेकिन इसमें इसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप जो है यह टॉपिक रह गया था। तो इस टॉपिक को कवर करेंगे। उसके बाद हम रिजर्वोयर को देखेंगे। फिर हम रिजर्वोयर का सीओपी यानी कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट परफॉर्मेंस ऑफ रिजर्वोयर देखेंगे। उसके बाद हम रिवर्सिबल और इनरिवर्सिबल प्रोसेस को देखेंगे, समझेंगे। और उसके बाद हम कार्नट साइकिल को समझेंगे और उसका एफिशिएंसी हम निकालेंगे। ठीक है भैया, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह सभी टॉपिक जो है हमारे केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स के यूनिट नंबर 3 के टॉपिक हैं। ठीक है, तो अगर जिसने भी यह डायग्राम नहीं बनाया है तो वह आप यह भी डायग्राम बना सकते हैं हीट इंजन में, हीट पंप में। ठीक है, तो अब इसका समझते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप। ठीक है, तो हमारा COP यानी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, और अब इधर H इसलिए बना दिया, इसका हीट पंप का है। ठीक है, इसलिए इसे रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पर आप HP से इसे भी डिनोट कर सकते हैं, HP से भी डिनोट कर सकते हैं। मैंने S से किया है। तो यहाँ पर COP H बराबर होता है Q1 अपॉन W। ठीक है, तो हमारा यहाँ से Q1 निकलेगा। तो जब हम Q1 निकालेंगे तो W प्लस Q2 आएगा। तो W बराबर हमारा हो जाएगा Q1 माइनस Q2। ठीक है, तो यहाँ से COP H हमारा निकल कर आएगा Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 दे देंगे क्योंकि हमें आगे इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, अब हम रेफ्रिजरेशन को समझेंगे। रेफ्रिजरेशन क्या है ये आप समझ लीजिए। आप लिखना या ना लिखना वो आपकी जिम्मेदारी, आप समझ लीजिए इसको पहले। ठीक है, तो किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर सराउंडिंग और एटमॉस्फेयर से कम बनाए रखने के लिए प्रोसेस को रेफ्रिजरेशन कहते हैं। यानी हमारा कोई सिस्टम है, उसका टेम्परेचर जो है सराउंडिंग और एटमॉस्फेयर से कम बनाए रखने, जो हमारे सराउंडिंग और एटमॉस्फेयर से जो हमारा टेम्परेचर जो कम बनाए रखता है रेफ्रिजरेशन। ठीक है, सिंपल सा यही है। अब देखते हैं ये टॉपिक जो है रेफ्रिजरेटर क्या होता है, ये देखिए। उसके बाद रेफ्रिजरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो रेफ्रिजरेशन प्रिंसिपल पर काम करता है। रेफ्रिजरेशन टॉपिक इसीलिए पढ़ाया है हमने। जो रेफ्रिजरेटर हमारा होता है रेफ्रिजरेशन प्रिंसिपल पर हमारा काम करता है। ठीक है, तो यह किसी भी क्लोज सिस्टम जैसे फूड चैम्बर का टेम्परेचर सराउंडिंग से कम बनाए रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें लो टेम्परेचर स्पेस से हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है। जहाँ पर हमारी लो टेम्परेचर स्पेस से हीट को हम एब्जॉर्ब करते हैं और हाई टेम्परेचर एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए एक्सटर्नल वर्क की आवश्यकता होती है। जो हम हीट को ट्रांसफ़र करते हैं उसके लिए हमारे एक्सटर्नल वर्क की आवश्यकता होती है, जैसे कंप्रेसर वर्क। ठीक है, तो आगे डायग्राम के अनुसार हम समझेंगे। ठीक है भैया, तो रेफ्रिजरेटर का उपयोग मेडिकल स्टोरेज, आइस मेकिंग तथा केमिकल लेबोरेटरीज में किया जाता है। ठीक है, तो यह इसका डायग्राम रहा। ठीक है, तो आप फुल डायग्राम आ नहीं रहा है तो आप मैं दिखा दे रहा हूँ। तो नीचे आपको लो टेम्परेचर है नीचे। ठीक है, जहाँ से हम हीट को एब्जॉर्ब करते हैं यह हमारा T1 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा Q2 है और उसके बाद हम यहाँ पर जहाँ पर वर्क करते हैं
यह वर्किंग सब्सटेंस है, यहाँ जिस सब्सटेंस को वर्क करते हैं जिस पर वही है, ठीक है। तो वर्क करने के लिए हीट मुझको देनी पड़ेगी, तो हीट हम लेते हैं और उसके बाद यह हमारा सराउंडिंग है जहाँ पर हम टेम्परेचर को एग्जिट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हाई टेम्परेचर रहता है, यह Q2 हमारा है, इसको टेम्परेचर T2 भी मान लेंगे, ठीक है, या TH भी मान लेंगे, क्योंकि TH जो हम रिप्रेजेंट इसलिए करेंगे वहाँ पर हाई टेम्परेचर है। यहाँ को हम TL से इसलिए डिनोट करते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर लो टेम्परेचर है, ठीक है। यह आप डायग्राम बना लीजिए। इसका है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर, ठीक है। यह नीचे इसके लिखना है, आप उस वहीं पर मत लिखिए, ठीक है। थोड़ा एरर है, जो यह पॉइंट है इसके यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर यानी COPR जो तो है R यहाँ पर है हमारा रेफ्रिजरेटर है, ठीक है। तो COPR बराबर होता है हमारा Q2/W, ठीक है। तो यहाँ पर हम Q1 बराबर हमारा W + Q2, ठीक है। तो W बराबर हमारा निकल के आएगा Q1 - Q2। तो COPR बराबर हमारा निकल के आएगा Q2/Q1 - Q2। ये इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से जो हमने आगे जो है हीट पंप में इक्वेशन 1 ली थी और ये हमारी इक्वेशन 2, तो इसी से हम दोनों को माइनस करेंगे। जब दोनों को हम माइनस करेंगे तो यह हमारा 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहीं से हमारी तो COPH बराबर हमारा निकले 1 + COPR, ठीक है। तो अब रेफ्रिजरेशन की इफ़िशियंसी की बात करेंगे तो रेफ्रिजरेटर की इफ़िशियंसी को COP कहते हैं, यानी, और इसका वैल्यू डिपेंड करता है टेम्परेचर डिफरेंस पर। टेम्परेचर डिफरेंस जितना कम होगा इफ़िशियंसी उतनी अधिक होगी। तो रेफ्रिजरेटर की हमारी जो टेम्परेचर डिफरेंस जितना अधिक होगा, टेम्परेचर डिफरेंस जितना कम हमारा होगा तो रेफ्रिजरेटर की इफ़िशियंसी हमारी उतनी ज़्यादा होगी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो यह वह प्रोसेस होता है जिसके समाप्त होने पर सिस्टम और सराउंडिंग अपनी प्रारंभिक स्टेज में आ जाते हैं। तो रिवर्सिबल प्रोसेस वह प्रोसेस होता है जो अगर समाप्त हो जाए तो सिस्टम और सराउंडिंग जो उनकी प्रारंभिक स्टेज होता है उसी स्टेज में आ जाते हैं और शेष यूनिवर्स की स्टेज में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे प्रोसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस की एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं होता है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस की एंट्रोपी में हमारा कोई चेंज नहीं होता, इसमें हीट की लॉस नहीं होता, इसमें हमारा हीट जो होती है इसकी हीट का भी लॉस नहीं, जिसमें हीट हमारे दे दें उसको भी लॉस नहीं होती। थर्मोडायनेमिक्स की रिवर्सिबल प्रोसेस को एक आइडियल प्रोसेस है, अतः इसे फ्रैक्शन रहित प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है भाई। एग्जाम्पल भी इसका लिख लीजिए। एग्जाम्पल है अगर आप हिंदी में एग्जाम्पल लिखना चाहें तो आप जैसे बर्फ़ का पिघलना, ठीक है, और वेपोराइजेशन ऑफ वाटर यानी पानी का वेपोराइज्ड होना, ठीक है। इन रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, इन रिवर्सिबल प्रोसेस को भी हम समझेंगे। यह वह प्रोसेस होता है जिसके समाप्त होने पर सिस्टम और सराउंडिंग अपनी प्रारंभिक स्टेज में वापस नहीं आते हैं। अगर इन रिवर्सिबल प्रोसेस जो है वह प्रोसेस होता है जो अगर जिसके समाप्त हो जाने पर इस सिस्टम और सराउंडिंग अपनी प्रारंभिक स्टेज पर नहीं आते हैं और यूनिवर्स की स्टेज में स्थायी परिवर्तन हो जाता है, ऐसे प्रोसेस को हम इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस की एंट्रोपी में वृद्धि होती है और इसमें हीट की हानि होती है। यह वास्तविक प्रोसेस होता है, ठीक है।
एग्जाम्पल भी देख लीजिए, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस लिख लीजिए एग्जाम्पल, एक ही काफ़ी है। अब देखते हैं कार्नोट साइकिल। ठीक है, यह हमारा लास्ट टॉपिक है, कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल एक आइडियल थर्मोडायनेमिक साइकिल है जिसके सैडी कार्नोट ने जिसे सैडी कार्नोट ने 1824 में बताया था। यह साइकिल यह दिखाता है किसी भी हीट इंजन की मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी हो सकती है। तो कार्नोट साइकिल बेसिकली जो है हमारी हीट इंजन होता है उसकी एफिशिएंसी को दिखाता है या बताता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यह डायग्राम बना लीजिए। यहाँ पर अगर सही नहीं दिख रहा हो तो मैं सबसे पहले आप यह डायग्राम बनाइए। ठीक है, पीवी डायग्राम बनाइए, उसके बाद मैं समझाता हूँ। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप डायग्राम बना लीजिए है। ठीक है, अब कार्नोट साइकिल के 4 प्रोसेस, इसके जो है हमारे 4 प्रोसेस होते हैं जैसे मैं समझाया था। ये देखो, आइसोथर्मल एक्सप्रेशन और एडियाबैटिक एक्सप्रेशन और आइसोथर्मल कंप्रेशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन, यह इसके 4 प्रोसेस होते हैं। तो सबसे पहले प्रोसेस में आपने अगर बना लिया हो तो ए से बी तक, जैसे ए बी सी और डी, यह बना ए से बी तक आइसोथर्मल एक्सप्रेशन है। ए से बी तक क्या है, तो गैस को हाई टेम्परेचर रिजर्वोयर से हीट मिलती है, प्रेशर पी घटता है और वॉल्यूम भी बढ़ता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। इस प्रोसेस में गैस एक्सपेंडेड होकर सिस्टम से बाहर वर्क करती है। ठीक है, अब बी से सी तक यानी एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तो गैस और एक्सपेंड होती है लेकिन इस बार कोई हीट एक्सचेंज नहीं होती। ठीक है, इसमें जो है Q बराबर 0 यानी हीट कोई एक्सचेंज नहीं होती है। प्रेशर और घटता है जो है और वॉल्यूम बढ़ता है, इसमें प्रेशर और भी डिक्रीज हो जाता है और वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर T1 से घटकर T2 हो जाता है। यह एडियाबैटिक प्रोसेस है। अब नेक्स्ट है हमारा C से D तक यानी आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो टेम्परेचर T2 पर लो टेम्परेचर रिजर्वोयर में तो गैस को कंप्रेस किया जाता है इसमें। इस दौरान हीट गैस लो टेम्परेचर रिजर्वोयर यानी T2 को दे दी जाती है। प्रेशर बढ़ता है और वॉल्यूम घटता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, यहाँ सिस्टम हीट बाहर निकालता है। ठीक है, और डी से ए तक यानी हमारा फोर्थ है एडियाबैटिक कंप्रेशन। गैस को कंप्रेस किया जाता है लेकिन हीट एक्सचेंज नहीं होती है, प्रेशर और बढ़ता है, वॉल्यूम घटता है, टेम्परेचर T2 से बढ़कर T1 तक पहुंच जाता है, सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेज पर वापस आ जाता है। ठीक है, तो यह यहाँ पर भी डायग्राम बना सकते हैं। अब इसका हम एफिशिएंसी की बात करते हैं, एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे इसके। ठीक है, अगर कार्नोट साइकिल एंड इट्स एफिशिएंसी लिखने को आए तो इतना जितना मैं पढ़ा रहा हूँ पूरा लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन फ्रॉम ए से बी तक की में देखेंगे। तो हमारा यहाँ पर वर्क हुआ है Q1 बराबर RT1 log B2 अपॉन B1। ठीक है, ये सब मैंने पहले ही बता दिया है। तो आगे हमारा इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन फ्रॉम B से C तक। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारा वर्क हुआ है RT1 माइनस T2 अपॉन y माइनस y1, इसको समीकरण 2 मानेंगे। ठीक है, अब W3 को आप यहाँ पर लिखिए। ठीक है, तो अब थर्ड स्टेप है हमारा इन आइसोथर्मल कंप्रेशन फ्रॉम C से D तक। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर वर्क हुआ है सभी प्रोसेस माइनस यहाँ पर हमारा RT2 log V4 अपॉन V3। जब हम इसको चेंज करेंगे तो हमारा इस आगे साइन जो है माइनस का आ जाएगा, तो हमारा V3 अपॉन V4 आ जाएगा। इसको समीकरण हम 3 मान लेंगे। ठीक है, इन आइडियाबैटिक कंप्रेशन फ्रॉम D से A तक। ठीक है, तो यहाँ पर वर्क हुआ W4 बराबर हमारा माइनस RT1 माइनस T2 अपॉन y माइनस 1, इसको समीकरण हम 4 मान लेंगे। ठीक है, अब हम एडियाबैटिक एक्सपेंशन फ्रॉम A से C तक लेंगे, B से C तक, यानी B to C। तो यहाँ पर हमारा आएगा T1 B2 की पावर y माइनस 1 बराबर T2 B3 की पावर y माइनस 1। ठीक है, इसको समीकरण हम 5 मानेंगे। अब हम एडियाबैटिक कंप्रेशन फ्रॉम D से A तक देखेंगे। तो D से A तक जब जाएंगे तो T1 B1 की पावर y माइनस 1 बराबर T2 B4 की पावर y माइनस 1, इसको समीकरण हम 6 मान लेंगे। ठीक है, तो जब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारा B2 अपॉन B1 बराबर B3 अपॉन B4 आ जाएगा। इसको हम समीकरण जो है 7 मानेंगे। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 3 और 7 से तो B3 हमारा आ जाएगा बराबर माइनस RT2 log B3 अपॉन B4 बराबर माइनस RT2 log B2 अपॉन B1। ठीक, तो हमारा टोटल वर्क हुआ है W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3 W4 तक। ठीक है, तो यही हमारा W बराबर आ जाएगा RT1 माइनस T2 log B2 अपॉन B1। ठीक है, तो हमारी इफ़िशियंसी आ जाएगी W अपॉन Q बराबर RT1 माइनस T2 log B2 अपॉन B1 log E B2 अपॉन B1 और RT1 log E B2 अपॉन B1। ठीक है, तो हमारी इफ़िशियंसी यहाँ से निकल कर आएगी। तो यह इफ़िशियंसी बराबर 1 माइनस T2 अपॉन T1। ठीक है, 1 माइनस T2 अपॉन T1, यह जो है हमारी इफ़िशियंसी आएगी। ठीक है भाई, तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, और अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि आपके सब्जेक्ट जो है YouTube पर क्लासेस कंप्लीट होने के बाद तुरंत मैं सभी PDFs को व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करा दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पर। अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग कम्युनिटी में नहीं जुड़े तो वहाँ पर अवश्य जुड़िए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है दोनों का, ग्रुप का और कम्युनिटी का, और कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है भैया, तो सेमेस्टर 4 के जो है क्लासेस स्टार्टिंग से ही चालू हो जाएंगी। सिलेबस तो आ ही चुका है एग्ज़ाम आपके ख़त्म होने के बाद। तो अभी 3rd का देखिए, कल आपका जो है संडे को टेस्ट होगा। ठीक है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।